दोस्तों, एक ऐसा गांव जहां पर भूत और इंसान दोनों ही एक साथ रहते हैं। और जब मैं इस गांव के अंदर गया तो मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या हुआ था उस दिन मेरे साथ, तो आइए जानते हैं इस कहानी को और भी करीब से। दोस्तों, ये उन दोनों की बात है जब मैं और नीलेश चंडीगढ़ में एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और साथ ही हम दोनों रहा करते थे। एक दिन हम दोनों बैठकर स्टडी कर रहे थे कि तभी नीलेश के मोबाइल पर कॉल आ गया। नीलेश ने जब फोन देखा तो फोन पर उसके पापा थे और अपने पापा से बात करने के बाद उसने जब फोन रखा तो मुझे बताया कि उसकी शादी के कुछ ही दिन रह गए हैं और कल की सुबह ही ट्रेन पकड़कर उसके लिए आने को कहा है। कि तभी नीलेश ने मुझसे कहा कि भाई तू भी चल मेरे साथ मेरे गांव मेरी शादी में तहलका मचाने। जिस पर मैं नीलेश से बोला, यार तुझे तो पता है ना मेरा इसी हफ्ते मेरा एग्जाम है। इस पर नीलेश ने कहा कि हाँ भाई वो तो मालूम है, पर तुम 8 अप्रैल को पेपर देने के बाद शाम की ट्रेन से मेरे गांव आ जाना। 9 अप्रैल को मेरी शादी है। इस पर मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, मैं आ जाऊंगा। फिर अगले दिन सुबह नीलेश अपने गांव जाने के लिए सुबह की ट्रेन पकड़कर गांव चला गया और मैं अपने एग्जाम की तैयारी में लग गया। धीरे धीरे अब वो दिन भी आ चुका था जिस दिन मेरा एग्जाम था। सुबह 10 बजे एग्जाम देने के लिए मैं निकल गया और जब मैं एग्जाम देकर बाहर निकल रहा था कि तभी मेरे फोन की रिंग बजने लगी। मैंने फोन उठाकर देखा तो फोन पर नीलेश था। मैं जैसे कॉल उठाने वाला था कि तभी नीलेश का फोन कट हो गया और जैसे मैं नीलेश को फोन करने ही वाला था कि तभी नीलेश का फोन दोबारा आ गया। तो मैंने फोन उठाया तो नीलेश ने कहा, भाई एग्जाम कैसा गया? जिस पर मैंने कहा हाँ भाई बहुत अच्छा गया है। मैं अभी इतना बोल ही रहा था कि तभी नीलेश ने कहा कि भाई शाम के 6 बजे की ट्रेन है और उसे पकड़कर जीगन स्टेशन पर उतर जाना और वहां पहुंचकर तुम कॉल करना। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अभी रूम पर जा रहा हूं, कुछ समय में यहाँ से स्टेशन की तरफ निकलूंगा। इतना बोलने के बाद नीलेश ने कहा ठीक है ध्यान से निकल जाना। इतना बोलकर नीलेश ने फोन काट दिया और मैं कुछ ही समय में अपने रूम पर आ गया और नीलेश के घर जाने के लिए अपनी पैकिंग करने लगा। और शाम के 5 बजे मैं चंडीगढ़ स्टेशन की ओर ऑटो पकड़कर जाने लगा। स्टेशन पर पहुंचकर समय देखा तो 5:45 हो रहे थे, यानी कि 15 मिनट बाद यहां से ट्रेन निकलने वाली थी। फिर मैंने ऑटो वाले को पैसे दिए। पैसे देने के बाद मैं स्टेशन के अंदर आया तो मैंने देखा कि ट्रेन प्लेटफार्म पर लगी हुई है, यानी कि कुछ ही समय में ट्रेन यहां से निकलने वाली थी। और तभी मैं टिकट लेकर ट्रेन के अंदर चढ़ गया तो मैंने देखा कि ट्रेन के अंदर सिर्फ इक्का दुक्का ही आदमी थे। फिर मैं खिड़की के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया कि तभी ट्रेन ने एक हॉर्न दी और कुछ ही समय में यहाँ से ट्रेन निकल गई। और इसी बीच ट्रेन ने भी अब अपनी रफ्तार पकड़ ली। अब मुझे यहाँ से 12 घंटे का सफर तय करना था और मैं सुबह से भाग दौड़ कर ही रहा था तो मैं बहुत ही ज्यादा थक गया था। मैं खिड़की के पास बैठा था तो खिड़की से बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी और इसी बीच मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने हाथ में लगी घड़ी पर देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। अब मुझे जिगरपुर स्टेशन पर पहुंचने में अभी 1 घंटा था कि तभी किसी ने आवाज दी, चाय चाय ले लो चाय। फिर मैं उस आदमी से चाय लेकर पीने लगा। चाय पीने के बाद मैंने नीलेश के पास फोन किया पर नीलेश का फोन नॉट रीचेबल बता रहा था। तो मैंने दोबारा कॉल किया तो फिर से वही नॉट रीचेबल बता रहा था। अब मुझे स्टेशन पर पहुंचने में कुछ ही समय बाकी था कि तभी ट्रेन की रफ्तार एकदम से धीमी पड़ने लगी और मैं अपना बैग लेकर गेट के पास आ गया और मैं जिगरपुर स्टेशन पर उतर गया। स्टेशन पर उतरने के बाद मैं नीलेश को फोन करने ही वाला था कि इसी बीच नीलेश का भी फोन आ गया। तो मैंने नीलेश से कहा, यार मैं स्टेशन पर पहुंच गया हूँ। जिस पर नीलेश ने कहा ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ। इतना बोलकर नीलेश ने फोन काट दिया कि तभी ट्रेन हॉर्न देकर स्टेशन से रवाना हो गई। और इसी बीच मेरी नजर एक बच्चे पर गई जिसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। तभी मैंने देखा कि वो बच्चा स्टेशन पर एक दीवार के पास खड़ा है कि तभी अचानक से उसने अपना सर उस दीवार में जोर से दे मारा। ये देखकर मैं एक पल के लिए हैरान हो गया और मैं उसके पास गया तो मैंने उस बच्चे से कहा, क्या हुआ जो अपना सर पटक रहे हो? पर उस बच्चे ने मुझसे कुछ भी नहीं बोला। फिर जैसे मैं उस बच्चे से दोबारा बोलने वाला था कि तभी उस बच्चे ने बोला कि यहाँ से चले जाओ। पर उस बच्चे की आवाज बहुत ही अजीब तरह की थी कि तभी वो बच्चा मेरी तरफ पलटा तो उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस बीच मैंने देखा कि उस बच्चे का सर बहुत ही अजीब तरह का दिख रहा था, मानो वो बच्चा नहीं बल्कि एक शैतान हो।
कि तभी वो बच्चा अचानक से हवा में उड़ने लगा और कहीं पर गायब हो गया। ये देखकर तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं डर की वजह से कांप गया कि तभी पीछे से आवाज आई, प्रिंस। ये आवाज सुनकर जब मैं पीछे की ओर पलटा तो मेरे पीछे नीलेश खड़ा था। इस पर नीलेश ने कहा, क्या हुआ भाई जो तुम इतने घबराए हुए हो? तो मैंने नीलेश को सारी बात बताई। इस पर नीलेश ने कहा कि यहाँ पर तो ये सब आम बात है। इतना बोल तो नीलेश ने कहा कि वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, घबराओ मत, इस गांव में इंसान के अंदर कभी भी भूत समा जाते हैं। नीलेश की ये बात कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी, पर अभी मुझे डर लग रहा था। फिर हम दोनों उस स्टेशन से बाहर निकलकर नीलेश के घर की ओर जाने लगे, क्योंकि नीलेश का घर उस स्टेशन के पास था। अभी हम दोनों जा ही रहे थे कि तभी मेरी नजर एक बरगद के पेड़ पर गई। तो मैंने देखा कि वहां पर एक औरत अपना सर उस पेड़ में पटक रही थी। अभी मैं उस औरत को ही देख रहा था कि तभी वो औरत मेरे पास आकर सामने खड़ी हो गई और उस औरत के सर से खून निकल रहा था और वो बहुत ही भयंकर दिख रही थी। उसे अपने पास देखकर मेरे तो दिल में धक्सा हो गया, मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे और तभी मैं डर से चिल्लाते हुए वहां से भागते हुए पीछे की ओर जाने लगा। मुझे चिल्लाते हुए देखकर नीलेश भी मेरी तरफ आया और उसने कहा, डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। और ये बोलकर मुझे वो शांत करने लगा। फिर मुझे नीलेश दूसरे रास्ते से लेकर वहां से जाने लगा, पर मैं अभी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था कि ये कैसा गांव है जो यहाँ पर भूत और इंसान दोनों एक साथ में रहते हैं। यही सब सोचते हुए मैं जब नीलेश के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि घर के चारों तरफ भभूत लगी हुई है। इस पर मैंने नीलेश से कहा कि ये भभूत किस लिए लगाई गई है घर के चारों तरफ? जिस पर नीलेश ने कहा कि भाई ये इसलिए घेरा बनाया गया है कि कोई भी आत्मा घर के अंदर ना जाए। जब तक ये भभूत चारों तरफ लगी हुई है ना, तब तक यहाँ पर कोई भी आत्मा नहीं आएगी। इतना बोल तो नीलेश मुझे घर के अंदर ले गया और अपने पापा से मिलवाया। नीलेश के पापा से मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत ही हंसमुख इंसान थे। और उनसे मिलने के बाद नीलेश मुझे आराम करने के लिए एक रूम के अंदर ले गया और मुझे पानी लेकर आया। फिर पानी पीने के बाद मैं आराम करने लगा और इसी तरह सुबह से अब शाम होने को आई थी और अब नीलेश भी दूल्हा बनकर सज चुका था, क्योंकि इसी गांव में कुछ दूरी पर ही नीलेश की शादी हो रही थी। लिहाजन वो समय भी आ गया था कि जब नीलेश की बारात निकलते निकलते रात के 7 बज गए थे और कुछ ही समय में वहां पर पहुंच गए। तो मैंने देखा कि जैसे नीलेश के घर पर भभूत का घेरा बनाया गया था, उसी तरह यहाँ पर भी भभूत से घेरा बनाया गया है। ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया कि यहाँ पर अब कोई भी आत्माएं नहीं आ पाएंगी। यही सोचकर मैं घर के अंदर गया और अभी तक सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जब नीलेश और वो लड़की शादी के मंडप पर बैठे थे कि तभी अचानक से वो लड़की अजीब तरह की आवाजें निकालने लगी थी। ये देखकर सभी हैरान हो गए और वो लड़की अपना हाथ पटकने लगी और देखते ही देखते वो लड़की एक चुड़ैल के रूप में बदल गई। ये देखकर नीलेश मंडप से निकलकर मेरे पास आ गया और अब सभी यही सोच रहे थे कि ये चुड़ैल यहाँ पर कैसे आ गई कि तभी किसी ने कहा कि जिस भभूत से घर को चारों तरफ घेरा गया था, घर के सामने किसी ने बहुत सारा पानी गिरा दिया है। इस वजह से वो भभूत मिट गया है और ये चुड़ैल आकर इस लड़की के अंदर समा गई। दोस्तों, ये सब देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर रहा था, पर सभी को ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। पर वो लड़की देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। पंडित जी बैठकर पूजा करने लगे ताकि ये चुड़ैल यहाँ से चली जाए। पंडित जी पूजा अभी कर ही रहे थे कि वो चुड़ैल पुजारी को घूरने लगी और अब उस लड़की की आंखें लाल हो गई थी। पंडित जी पूजा करने के बाद उस लड़की के हाथ में एक ताबीज बांध रहे थे कि उस लड़की ने पंडित जी का पैर पकड़कर फेंक दिया और पंडित जी वहां से कुछ दूर जाकर गिरे। ये देखकर तो सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए कि तभी पंडित जी ने कहा कि उस लड़की को पकड़ो। पर अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई भी उस लड़की को पकड़ ले। उस लड़की को पकड़ने के लिए 4 लड़के भी गए। तो अब वो चुड़ैल बहुत ही गुस्सा हो गई थी कि तभी उस चुड़ैल ने एक लड़के का गला पकड़ लिया कि तभी पुजारी ने उस लड़की के ऊपर गंगाजल छिड़कना शुरू कर दिया। तो उस लड़की ने उस लड़के का गला छोड़ दिया। गंगाजल छिड़कने के बाद वो चुड़ैल कमजोर पड़ने लगी कि तभी पंडित जी ने उस लड़की के हाथ पर वो ताबीज बांध दिया। पंडित जी के ताबीज बांधते ही वो चुड़ैल उस लड़की को छोड़कर चली गई और ये सब देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर रहा था। चुड़ैल के जाने के बाद नीलेश की शादी की रस्में फिर से चालू हो गई और देखते ही देखते अब सुबह भी हो गई थी। शादी होने के बाद हम सभी घर लौट आए। अभी मैं नीलेश के घर जैसे पहुंचा ही था कि तभी मेरे मोबाइल पर कॉल आया। तो मैंने देखा कि मम्मी का कॉल आ रहा था।
मम्मी से बात करने पर पता चला कि पापा की तबीयत बहुत ही खराब है, इसलिए फौरन ही मुझे वहां से निकलना पड़ रहा था। फिर मैंने नीलेश को सारी बात बताई तो नीलेश ने कहा, ठीक है भाई, जाओ और पापा का इलाज करवाओ। नीलेश से परमिशन लेने के बाद मैं वहां से अपने घर लौट आया तो मैंने पाया कि पापा की तबीयत सच में खराब है। और फिर कुछ दिनों के बाद पापा की तबीयत भी ठीक हो गई और आगे चलकर सब कुछ ठीक रहा। पर दोस्तों, वो कैसा गांव था जहां के लोग भभूत लगाकर घर के अंदर रहते हैं और अगर कोई नया इंसान उस गांव के अंदर चला जाए तो उसकी मौत पक्की है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।